हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, अप्रैल के महीने में निफ्टी में हमें करीब 2000 पॉइंट्स से ज़्यादा की रैली देखने को मिली और अब मार्केट्स थोड़ा प्रेशर में दिख रहे हैं। तो क्या ये रैली अब ख़त्म होने वाली है? और आज जो मार्केट में हमें सडन रिवर्सल देखने को मिला, क्या ये साइन है कि मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो गए हैं? तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में आज का जो मार्केट का बिहेवियर था, बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल देखने को मिला, निफ्टी में कम देखने को मिला। इसके क्या मतलब है? क्या बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़ा होने जा रहा है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ईरान की बात करते हैं और ईरान के फ्रंट में क्या हो रहा है। ईरान ने एक बहुत अच्छा ऑफ़र अमेरिका को दिया और कहा कि हम ये लड़ाई रोक लेते हैं और हम हॉर्मुज़ को खोल देते हैं, आप भी ब्लॉकेड हटा दीजिए और जो न्यूक्लियर को लेके जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम बाद में सेटल करेंगे। अच्छा ऑफ़र था, लेकिन ट्रंप ने इसे नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि वो अपने देश में क्या बताएंगे? हॉर्मुज़ तो पहले ही खुला था, तो अब वो दोबारा खुल गया और न्यूक्लियर भी आप नहीं ले पाए, वहाँ के रजीम भी आपने चेंज नहीं कर पाए, तो आखिर आपने अचीव क्या किया? तो वो उनको डर है कि अगर हम अभी ये कर देंगे तो लोग पूछेंगे भाई फिर आपने लड़ाई क्यों की? तो अभी उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है, ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ भी वहाँ पर लड़ाई रुकने के अभी साइन नहीं है, फर्दर टॉक्स के भी साइन नहीं है। साथ में लेबनान के फ्रंट में एस्केलेशन लगातार चल रहा है। इजराइल साउथ लेबनान में अटैक कर रहा है। लेबनान वहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो ड्रोन अटैक्स कर रहा है, तो वहाँ पर फ्रंट खुला हुआ है। यूएन ने कहा है कि अगर हॉर्मुज़ नहीं खुलता है सो वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि 30% फर्टिलाइज़र्स वहाँ से पास होते हैं और फर्टिलाइज़र्स के लिए जो गैस होती है वो भी वहाँ से होती है और इसका रिजल्ट हमें क्रूड में देखने को मिल रहा है। 110 से ऊपर क्रूड चला गया है, तो ये आने वाले दिनों में क्या होगा उसका संकेत है। एक टाइम था जब 110 के क्रूड पर मार्केट 200-300 पॉइंट गिर जाता था। आज उसने चूंकि वो लेवल देख लिया है तो उसको वो प्राइस्ड इन है। 110 का क्रूड लेवल प्राइस्ड इन है, लेकिन क्या 120 भी प्राइस्ड इन है? और जिस तरीके से 110 के ऊपर क्रूड सस्टेन हो रहा है, तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि 120 के लेवल के आसपास जा रहा है। तो इस सब का इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट में पहले आज के मार्केट की बात करते हैं कि आज मार्केट में सडनली इतना फॉल क्यों देखने को मिला। कल तक जो है थोड़ा माहौल ठीक ठाक लग रहा था, तो ये इसका क्या रीज़न है इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्या ये रैली जो 2200 पॉइंट की रैली है निफ्टी में, क्या ये ख़त्म हो गई है? क्या वापस से मार्केट नीचे जाएंगे? तो पहले आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो आज देखिए एक्सपायरी का दिन भी था। एक्सपायरी में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिखा। आज अगर आप देखें तो निफ्टी के 2400 लेवल के लिए फाइट चल रही थी। एक पार्टी निफ्टी को 2400 से नीचे लाने की कोशिश कर रहा था और एक उसके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था और लास्ट मिनट तक वही टसल चलता हुआ दिखा। और आज का निफ्टी का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 3-4 स्टॉक्स ने निफ्टी को खींचा। उसमें मोस्टली एनर्जी के स्टॉक्स थे। ओएनजीसी था, कोल इंडिया था, रिलायंस था, जो इस बात का इंडिकेशन भी है कि आने वाले दिनों में क्रूड में और बढ़त होगी, इसीलिए मार्केट उनमें रैली हो रही थी। साथ में ऐसा भी लग रहा था कि इन स्टॉक्स को यूज़ करके ब्रॉडर मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक वो उसमें सफल भी रहे। लेकिन असली खेल बैंक्स में देखने को मिला, बैंक निफ्टी में देखने को मिला। जहां बैंक निफ्टी 700 पॉइंट डाउन था, निफ्टी 50, 60, 70 पॉइंट के आसपास घूम रहा था। वहां 1% से ज़्यादा बैंक निफ्टी डाउन था और निफ्टी 1/4% के आसपास डाउन था, जबकि यूजुअली वो सिंक में मूव करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म क्यों किया, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो देखिए, एक्सिस बैंक के रिसेंटली रिजल्ट्स आए तो एक्सिस बैंक ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। बिलो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे और उनका नेट प्रॉफिट तो एक्चुअली डिप भी हुआ 0.6%। निम भी काफ़ी कम रहा 3.62%। इससे पहले एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए थे, आईसीआईसीआई के आए थे, दोनों ने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। एचडीएफसी के रिजल्ट्स तो थोड़े बिलो एक्सपेक्टेड थे, आईसीआईसीआई ने मार्जिनली बेटर किया और अब एक्सिस बैंक भी आ गया। तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हमें कह रहे हैं ऑल इज़ नॉट वेल। तो प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़
कि उनके जो निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर आप सभी बैंक्स के रिजल्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर हमें कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी का। तो वहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन खराब होते जा रहे हैं, और अगले क्वार्टर में ये और भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ में जो बॉन्ड यील्ड है इसका भी लॉस हो रहा है, क्योंकि सभी बैंक्स जीसेक जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसे होल्ड करते हैं। यील्ड्स बढ़ रहे हैं, बैंक के जो बॉन्ड के प्राइजेस है गिर रहे हैं, सो उस बॉन्ड पोर्टफोलियो में बैंक्स को लॉस हो रहा है। फॉर्चुनेटली जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो कम बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर इम्पैक्ट कम है। अब जब पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर उनको ट्रेजरी लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक और फैक्टर जो है, जो बैंक्स के लिए काफ़ी नेगेटिवली एक्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो है एफआईआई की सेलिंग। पिछले दिनों हमने देखा बैंक निफ्टी ने फ्रेश हाई बनाया, काफ़ी रिटेल वालों ने वहाँ पे ख़रीदा, बुलिश हो गए, पीएसयू बैंक्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया, लेकिन दरअसल वो रैली वहाँ पर स्टॉक की डंपिंग हो रही थी, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे थे, रिटेल वाले खरीद रहे थे, और अब उसका डेटा हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से एचडीएफसी जैसे बैंक में भी हैवी सेलिंग एफआईआईज ने की है, और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी एफआईआईज की सेलिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी होल्डिंग बीएफएसआई सेक्टर में 32.6% की होल्डिंग है, और इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा संकट जो ऑयल प्राइसेस का हमें देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेलिंग हो भी रही है, आगे और भी बढ़ेगी। और इसी से रिलेटेड जो दूसरा सेक्टर है जिसमें एफआईआईज की सेकेंड हाईएस्ट होल्डिंग है वो है ऑटो, उसमें करीब 7.9% की उसकी होल्डिंग है, और वो भी इससे इंटरकनेक्टेड है। आज अगर आप देखें दोनों सेक्टर्स हमें प्रेशर में देखने को मिले। सो आज जो मार्केट में मूवमेंट हुई तो ये फैक्टर्स ने काम किया, और यही फैक्टर्स आने वाले दिनों में भी मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। अब आइए बात करते हैं, क्या ये जो रैली हमें मार्केट में देखने को मिली सीज़फायर के होप में, क्या ये ख़त्म हो गई है? क्योंकि सीज़फायर तो अब ख़त्म होने वाला है, अभी तक कोई टॉक्स की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्रूड भी भाग रहा है, और लड़ाई भी ख़त्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, परमानेंट एंड नहीं दिख रहा है, तो क्या ये रैली ख़त्म होने वाली है? तो जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका अगर इस सीज़फायर के लिए एग्री कर गया तो वहाँ के लोग उससे पूछेंगे कि जब आपको यही सब करना था, जो पुराने स्टेट पे ही जाना था, तो फिर आपने लड़ाई क्यों किया, इतना डैमेज क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं, अब ये खबरें आ रही हैं कि कितना उनके बेसिस को नुकसान हुआ है, उनके मिलिट्री हार्डवेयर को नुकसान हुआ है। सो लोग पूछेंगे। सो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि ये लड़ाई आसानी से ख़त्म होगी। ये भी बात सही है कि लड़ाई जो है डायरेक्टली हो सकता है उस पेस से ना चले। तो अभी ऐसा लगता है कि ट्रंप घेरा बनाकर ईरान को बिजनेस करने नहीं देंगे कि भाई आपका हमने घेरा बना दिया, आप ऑयल नहीं बेच पाओगे, ईरान के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो ईरान फिर सरेंडर कर देगा। लग रहा है कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी होने वाली है। साथ में इजराइल जो है अपना प्रेशर बनाए रखेगा, वो हिजबुल्लाह की तरफ अटैक करता रहेगा, ईरान सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो हो सकता है लड़ाई वापस से कम डायरेक्ट लड़ाई ईरान और यूएसए में ना हो, लेकिन क्रूड पर प्रेशर बना रहेगा, क्रूड की सप्लाई रुकी रहेगी, और वही सबसे ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो क्रूड पर हमें देखना है उसकी सप्लाई पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर अगर कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है तभी मार्केट्स फर्दर रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये रैली अब ख़त्म हो चुकी है और नीचे की तरफ मार्केट्स जाएंगे। दूसरा जो रीज़न है जो हमें ये बता रहा है कि रैली ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो ये है कि दो इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर इंडिया को डाउनग्रेड किया। तो पहला HSBC ने किया, उन्होंने रेटिंग को न्यूट्रल टू अंडरवेट कर दिया। और रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि ऑयल एंड गैस का इम्पैक्ट हमारे
देश पे बहुत ज़्यादा है। $10 क्रूड अगर बढ़ता है तो हमारा 15 to 17 बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है। साथ में कंपनी का कहना है, HSBC का, कि जून और सितंबर में भी अर्निंग्स ड्रॉप होने वाले हैं। इन आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी अर्निंग में ड्रॉप होने वाला है। और इंडिया इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स के प्रेफर्ड मार्केट नहीं है। इंडिया से लोग पैसा निकालकर दूसरे मार्केट में पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं, ऐसा HSBC का कहना है। दूसरा, JP मॉर्गन ने भी 24 अप्रैल को डाउनग्रेड कर दिया। 23 को इन्होंने किया था, 24 को JP मॉर्गन ने कर लिया और उन्होंने ओवरवेट से न्यूट्रल रेटिंग कर दी है। और उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया प्रीमियम कमांड नहीं कर रहा है। एक टाइम था जब पीक प्रीमियम 109% होता था, अब वो गिर के 65 हो गया है। साथ में वो कह रहे हैं कि भाई कोरिया, चाइना, ये जो मार्केट्स हैं ये ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं। और नो वंडर, वहाँ पर AI के इतने स्टॉक्स हैं, ग्रोथ स्टोरीज हैं, तो वहाँ पर पैसा जा रहा है। हमारे इंडिया से भी बहुत लोग लगा रहे हैं, हम खुद लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ स्टोरीज हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्रोथ स्टोरीज नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा तो वहीं जाएगा ना कि जहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। और अगर ग्रोथ नहीं लेना है तो फिर हम FD में रखेंगे, फिक्स्ड इनकम में रखेंगे, RD में रखेंगे। ओके, सो JP मॉर्गन का भी वही कहना है कि 2 से 10% का अर्निंग का कट हमें देखने को मिल सकता है। और साथ में एक बहुत ही जो चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, JP मॉर्गन ने भी वही बताया है कि इंडिया में बड़े इंडेक्स में कोई भी बड़ा AI का प्ले का स्टॉक नहीं है, कोई AI की कंपनी नहीं है। हम अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी कह रहे हैं और हमारे यहाँ इस वक्त कोई भी AI की कंपनी नहीं है। ये बात सही है कि कुछ कंपनीज आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि वो लिस्ट होंगी, वो AI की कंपनी होंगी, डेटा सेंटर्स की कंपनी होंगी। इसके बारे में कई वीडियोस बना के हमने आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल आज के दिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम इसको समराइज करें, ये रिजल्ट्स कैसे हैं अभी तक जितने भी आए उसको हम समराइज करें, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? 141 कंपनीज के रिजल्ट्स आए और उनके नेट प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला? 1.71%। और पिछले क्वार्टर में कितना ग्रोथ देखने को मिला था? 8.6% ईयर ऑन ईयर। सो इतना ड्रॉप हमें देखने को मिला। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट है कि मार्केट जितना PE दे रहा है अब वो नहीं देगा, तो PE की डी रेटिंग होगी, हम 18-17 PE तक जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम दरअसल आप देखें, ये टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वार्टर की प्रॉब्लम नहीं, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इसीलिए इतने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया को शान से इन्वेस्ट करते थे वो वापस लेके जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, इसको भी आइए क्विकली समझ लेते हैं। 2002 से 2022-23 तक आप जोड़ लीजिए, इंडिया में हमें ग्रोथ देखने को मिला। एक टाइम पे हम 8% 9% के रेट से ग्रो कर रहे थे और अभी तो चलो डेटा को लेकर अलग अलग लोग बातें बोलते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि अभी भी हम ग्रो कर रहे थे। ये ग्रोथ का ट्रिगर क्या था? क्यों इंडिया ग्रो कर रहा था? क्योंकि हमारी USA से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आउटसोर्सिंग होती थी, सर्विसेज सेक्टर था, IT सेक्टर्स थे, BPO सेक्टर्स था, वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आए, पूरा का पूरा जो ग्रोथ था हमारा वो USA से टाइड अप था, लिंक था। अब सिचुएशन क्या आ गई है कि USA की इकॉनमी की हालत ख़राब हो रही है, उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, दे आर इन ट्रबल, वी ऑल नो दैट। वहाँ पे ग्रोथ भी काफ़ी कम हो रहा है। अगर आप AI को हटा दें, जो भी ग्रोथ वहाँ देखने को मिल रही है वो AI की वजह से दिख रही है। और AI में अभी आज के दिन पे इंडिया कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ये बात सही है कि डेटा सेंटर्स वगैरह की बात हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब हमारे ग्रोथ को कैसे ट्रिगर करोगे? जो हमारी सनराइज इंडस्ट्रीज थी, फार्मा, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, IT उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बैंकिंग उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो अब हम USA के भरोसे नहीं रह सकते और वो उनके
उनके जो गुड बुक्स हैं उसमें भी इंडिया नहीं है। अब इंडिया को कैसे कैसी बात नामों से बुलाया जा रहा है। अभी ट्रम्प ने कहा हेल होल, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, शायद नरक का द्वार, डेड इकॉनमी, इस तरीके की बातें बोली जा रही है। और साथ में कोई इसको काउंटर भी नहीं कर रहा है, कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि नहीं आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई यहाँ से खड़ा होकर नहीं बोल रहा है, कोई प्रोमिनेंट फेस कोई आके ये नहीं कह रहा है। तो क्या उनकी बातों में सही है? अब आप किस इंडस्ट्री को ग्रो कराएंगे? तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये हमें देखना पड़ेगा। और यही जो FIIs हैं यही सिग्नल को रीड कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, जब FIIs 2000 में आए, मोस्टली अमेरिकन और नेटो कंट्रीज़ के FIIs आए और उन्हें वहाँ से गो अहेड मिला कि हाँ इंडिया अब ग्रो करेगा, तो वो आ रहे हैं। अब उनको ऐसा तो नहीं कि रिवर्स सिग्नल मिल गया है कि नहीं अब तो इंडिया की तो अब हम नहीं ग्रो हेल्प करेंगे या नहीं प्रमोट करेंगे, तो क्या इसीलिए तो नहीं पैसा निकल रहा है? तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अब जब आपके कंजम्पशन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्रूड प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में जो आपका ग्रोथ का जो मॉडल था वही फिसलता हुआ दिख रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म मार्केट में रैली, सस्टेनेबल रैली कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसलिए ये जो भी रैली हमें देखने को मिली, ये एक स्पेकुलेटिव, एक होप की रैली, ये किसी फंडामेंटल ड्राइवर के बेसिस पर नहीं थी, ये सिर्फ होप की रैली थी, अभी तक ऐसा लगता है। तो अब क्या फर्दर रैली हमें देखने को मिल सकती है? जी हाँ, देखने को मिल सकती है, मार्केट में उठापटक मचती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो फंडामेंटल से ड्रिवन नहीं होगी। मार्केट्स दो रीजन से ऊपर जाते हैं, पहला फंडामेंटल, दूसरा लिक्विडिटी। तो फंडामेंटल्स की सिचुएशन आपके सामने है, कोई भी आप में से कोई भी आके नहीं कह सकता नहीं फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। कहीं पर भी अगर आपको लगता है अच्छे हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। दूसरी चीज़, मार्केट्स ऊपर क्यों जाते हैं? लिक्विडिटी के बेसिस पर। क्या आज लिक्विडिटी है? क्या FIIs खरीद रहे हैं? जब FIIs को दिख रहा है कि AI के स्टॉक्स एक महीने में 40% ऊपर जा रहे हैं, 50% ऊपर जा रहे हैं, तो वो ऐसे जगह पर पैसा क्यों लगाएंगे जहाँ पे 10% 12% साल के मिल रहे हैं? आप मुझे बताइए। आज अगर सिचुएशन आप देखिए, सारा का सारा वर्ल्ड के जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा मोस्टली नए इनोवेटिव कंपनीज़ की तरफ जा रहे हैं। उसमें से AI एक पोर्शन है, फार्मा में भी काफ़ी पैसे जा रहे हैं, जो नए नए ड्रग्स बन रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, नए इनोवेशंस पे जा रहे हैं। AI के स्टॉक्स में खास करके पिछले महीने, मैं कहूँगा कि पिछले 2-3 महीनों में अच्छी रैली देखने को मिली। हमारे पोर्टफोलियो में भी जो AI के स्टॉक्स हैं उसमें शार्प रैली देखने को मिली और एक स्टॉक में तो 40% की रैली देखने को मिली। कई AI के स्टॉक्स फ्रेश हाईज बना रहे हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि अब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ब्रोकर्स भी ग्लोबल की बात करें, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है। इन्वेस्टर्स को एक ही एम होना चाहिए, मुझे अल्फा कमाना है एथिकली, और इस वक्त एक ही रास्ता है कि ग्लोबल में जाकर पैसे कमाऊं। तो इसलिए क्या ये रैली खत्म हो गई है? अभी टेक्निकल जो भी हमें देखने को मिले, हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, लेकिन मोटा मोटा ये फंडामेंटल से ड्रिवन रैली नहीं होगी। आप इंडेक्स के 10 स्टॉक को खरीद के चढ़ा सकते हो, कहीं भी मार्केट को ले जा सकते हो, वो हो सकता है, लेकिन हमें पूछना पड़ेगा कि अगर मार्केट चढ़ रहे हैं तो इसके फंडामेंटल्स ड्राइवर्स क्या हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटल ड्राइवर्स नहीं होंगे वो सस्टेन नहीं करेंगे। इसलिए जो है मैं बार बार आपके साथ यही शेयर करता हूँ कि इस रैली का इस्तेमाल हमें अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करने के लिए फेयर वैल्यूएशन पर करना है। तो वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए, और जो वीक स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, जिनकी बैलेंस शीट वीक है, उनको निकालना चाहिए। ये आपके पास शायद आखिरी मौका है, एक मौका पिछले साल मिला था, तो इस मौके का इस्तेमाल करिए और अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन हो और आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।